हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस मेंस के पेपर फोर्थ की रहने वाली है और पेपर फोर्थ में ही आपके यूनिट फर्स्ट यानी कि हिंदी की रहने वाली है। हिंदी में आज में आपके पार्ट ए में व्याकरण रहेगा और पार्ट सी रहने वाला है, जिसमें हमें कल जो आपको एनसीईआरटी के लिए निबंध दिया गया था उसको विस्तृत रूप से हमें इस पर चर्चा करेंगे। अच्छे से समझेंगे कि हम किस प्रकार है एक निबंध को लिख सकते हैं, किस प्रकार उसमें से अच्छे से जो जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार हमें उस जो भी हमें विषय दिया गया है उसको डिफाइन करना होता है, किस प्रकार एक अच्छा निबंध लिखना होता है। वहीं अगर बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में ही वहाँ पे इंग्लिश का कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप हिंदी के साथ साथ है इंग्लिश के जो आपके ग्रामर के होते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस के रूप में 10 या 5-5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपको जो आपके पार्ट बी और सी है वो भी काफी सारा मैंने वहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है, तो आप एक बार उसे भी जरूर देख लेना। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संधि विच्छेद का। हमें शब्द दिया गया है और उसकी हमें संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है पावक। पावक में अगर बात करें तो अयादि संधि और इसकी संधि विच्छेद होगी पौ प्लस अक। पौ प्लस अक, पावक। अगला में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है याव जीवन। याव जीवन में बात करें तो इसकी जो संधि होगी वो होगी यावत प्लस जीवन। क्या होगी? यावत प्लस जीवन। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं यावत प्लस जीवन। यावत प्लस जीवन ने याव जीवन। अगला है अंतस चेतना। अंतस चेतना की बात करें तो विसर्ग संधि है अंत विसर्ग प्लस चेतना, अंतस चेतना। क्या हो गया? अंतस चेतना। अहोरात्र। अहोरात्र की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा? अहन प्लस रात्र। अहन प्लस रात्र। एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। पावक में पौ प्लस अक, याव जीवन में यावत प्लस जीवन, अंतस चेतना में अंत विसर्ग प्लस चेतना और अहोरात्र में अहन प्लस रात्र। तो ये आपके यहाँ पे संधि विच्छेद कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची का। पर्यायवाची में हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पर्यायवाची शब्द हमें दिया गया है वो दिया गया है समुंदर। हम पिछले 3-4 टेस्ट है उससे कर रहे हैं कि जो हमारा पर्यायवाची है वो 10-10 जो शब्दों के पर्यायवाची हम अच्छे से याद कर रहे हैं। उनमें से हमें जैसे हमने एक शब्द का पर्यायवाची लिखा तो हम जैसे 5 से 6 लिखते हैं, उसमें हमें 2 तो याद होते हैं, 2 से 3 भी होते हैं, किसी किसी में हमें एक याद होता है। तो उनमें आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से यही का इसी क्लास में याद करना है और कोशिश करो कि 4 से 5 तो हम हर एक शब्द के पर्यायवाची अच्छे से याद कर ले, ताकि 4 से 5 अब हमें याद रहेंगे तो एग्जाम में हमें मतलब ये नहीं होगा कि हमें सोचना पड़ेगा। हम जो फटाक से है वो 2 पर्यायवाची लिख आएंगे। और कभी भी ये कोशिश मत करना कि एक शब्द के आपको 4 याद है तो आप 4 लिखो, बस 2 लिखा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम फटाक से आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो हमारा समुद्र हमारा पहला शब्द है, तो इसके पर्यायवाची की बात करें तो सबसे पहला हमारे जो याद रहता है वो याद रहता है सागर। समुद्र का पर्यायवाची सागर। उसके अलावा जलधि, उसके अलावा जलधि। और समुद्र के क्या होता है? पयोधि। समुद्र का पयोधि। सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर। क्या आ जाएगा? रत्नाकर। रत्नाकर। और एक होता है आपके वारिधि भी होता है, नदीस भी होता है। क्या होता है? नदीस। तो आप ये याद रखें, नदीस। तो ये आप जो 5 है याद रखना, सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर और नदीस। अम्बुधि भी होता है, अर्णव भी होता है, वारिधि भी होता है, उदधि भी होता है। तो ये सारे होते हैं, लेकिन हमें 5 से 6 ही याद करने, ज्यादा नहीं याद करने। ये इसलिए याद करने होते हैं ताकि कि अगर मान लो कि हमारे एग्जाम में है वो हमें बोल दे कि रत्नाकर की है वो क्या लिखो, आप 2-2 पर्यायवाची लिखो, पयोधि के लिखो, तो ये तो हमें याद करने ही होते हैं। अगला जो हमें शब्द दिया गया है वो दिया गया है पार्वती। पार्वती माँ का सबसे पहला जो पर्यायवाची होता है गौरी।
पार्वती का सबसे पहला पर्यायवाची गौरी, भवानी, उमा, गौरी, भवानी, उमा, गिरिजा, राजा गिरी की पुत्री गिरिजा। और इसके अलावा इनका नाम सेल्जा भी होता है, सेल्जा। सेल्जा इसके अलावा भी होता है, जैसे अपर्णा भी हो गया, सेलसुता भी हो गया, लेकिन आपको गौरी, भवानी, उमा, गिरिजा और सेल्जा, ये 5 याद रखनी है। अगला जो हमें पर्यायवाची के लिए शब्द दिया गया वो दिया गया पुत्र। पुत्र का सबसे पहला बेटा, बेटा के बाद में सूत, और बेटा का क्या होता है पूत, पूत भी होता है, और वत्स भी होता है, नंदन भी होता है, बेटा का पर्यायवाची नंदन। इसके अलावा कौन से, लाल, लाल भी होता है। ठीक है, तो पुत्र का बेटा, सूत, पुत्र, वत्स, नंदन, लाल। इसके अलावा भी होता है जैसे आत्मज, तन्य, ये भी होते हैं, लेकिन हमें 5-6 ही याद करनी है। अगला आता है पुत्री का। पुत्री का अगर हम बात करें तो जैसे पुत्र का एक होता है आत्मज, क्या होता है आत्मज, और पुत्री का होता है आत्मजा, आत्मजा। ये जो आत्मजा है काफी बार आता है एग्जाम में, और ये काफी है कि पुत्री का काफी बार आत्मजा जो पर्यायवाची है वो देखा जाता है। इसके अलावा अगर पुत्र का बेटा है तो पुत्री का बेटी, पुत्री का क्या हो जाएगा बेटी भी हो जाएगा, बेटी। जैसे पुत्र का तनय होता है तो बेटी का क्या हो जाएगा तनया भी हो जाएगा, तनया भी हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे लड़के का तनुज होता है वैसे ही लड़की का क्या हो जाता है तनुजा, क्या हो जाएगा तनुजा, तनुजा। तो इस प्रकार है ये आपके। और जैसे लड़के का नंदन होता है तो लड़की का क्या हो जाएगा नंदनी, नंदिनी। तो ये आप एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हो, पुत्र पुत्र या बेटा बेटी का एक साथ आपके याद हो सकता है। एक बार हम इसका रिवीजन फिर कर लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें कि सबसे पहला हमने किसका पढ़ा था, सागर समुद्र का पढ़ा था, तो सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, नदीस। पार्वती का गौरी, भवानी, उमा, गिरिजा, सेल्जा। पुत्र का बेटा सूत, पुत्र वत्स, नंदन, लाल, तनय, आत्मज। पुत्री का आत्मजा, बेटी तनया, तनुजा और नंदिनी। आगे जो हमें दिया गया वो दिया गया बिजली का, बिजली। तो बिजली के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो बिजली के पर्यायवाची का क्या होता है विद्युत। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं विद्युत, विद्युत। उसके बाद इसको तड़ित भी बोला जाता है, तड़ित। 3-4 है जो हम हमेशा याद ही रखते हैं, एक इसको चंचला भी बोला जाता है, ये 3 तो हमारे याद ही रहते हैं, विद्युत, तड़ित, चंचला। और इसको दामिनी भी बोलते हैं, बिजली को क्या बोलते हैं दामिनी। दामिनी के अलावा चपला भी बोलते हैं, तो ये हमें 4-5 याद करनी है। तो बिजली का विद्युत, तड़ित, चंचला, दामिनी और चपला। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें पर्यायवाची के लिए शब्द दिया गया है, वो दिया गया है ब्रह्मा। क्या दिया गया है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा का सबसे पहला होता है विधाता, सबसे पहला विधाता। मैं जो सबसे पहला लिखवाती हूँ वो ही लिखवाती हूँ, तो सबसे ज्यादा इसमें होता है कि सबसे ज्यादा वो नाम है वो देखा जाता है, वो पर्यायवाची है वो देखा जाता है। विधाता के अलावा विरंची, और ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है ब्रह्मा का। तो विरंची विधाता हो गया, विरंची हो गया, सृष्टिकर्ता हो गए, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता। और उनका कौन सा है चतुरानन, क्या हो गया चतुरानन, चतुरानन हो गया। इनके अलावा इनका एक होता है विभु, क्या होता है विभु, विभु। और इनको ही क्या बोलते हैं अज, क्या बोलते हैं अज। इनको ही बोलते हैं लोकेश, लोकेश। ठीक है, तो क्या क्या याद रख सकते हैं ब्रह्मा का हम, विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता, चतुरानन, अज, विभु और लोकेश। आगे में दिया गया है ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का जो सबसे पहले हम याद रखते हैं, और ये हो सकता है पहले भी 2-3 टेस्ट पहले भी हमने पढ़ा था, द्विज। क्या पढ़ा था द्विज, महीदेव, द्विज, महीदेव। और ब्राह्मण का पर्यायवाची हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था भूदेव, भूदेव याद किया था। इसके अलावा विप्र याद किया था। तो ये आप 4 इनके याद रख सकते हैं, ब्राह्मण के द्विज, महीदेव, भूदेव और विप्र। अगला आता है बहेलिया। बहेलिया की बात करें तो बहेलिया का जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है शिकारी,
क्या होता है शिकारी? अब बहेलिया कहने से हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना समझ आए, लेकिन जैसे ही शिकारी कह दिया हमें समझ आ गया। तो शिकारी हो गया, अहेरी हो गया, अहेरी। इसके अलावा अखेटक, अखेटक। इसके अलावा व्याध, व्याध। तो ये सारे बहेलिया के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। बहेलिया, शिकारी, अहेरी, आकेटक, व्याध। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमें दिया गया है, वो दिया गया है भोरा। इससे पहले हम ऊपर वाले रिवाइज कर लेते हैं। बिजली का विद्युत, तड़ित, चंचला, दामिनी, चपला। बार बार मैं इसका 2 बार रिवीजन क्यों करवाती हूँ? ताकि आप इसी क्लास में इसको याद कर लो। वर्मा का विभु, अज, लोकेश, विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता और चतुरानन। ब्राह्मण का द्विज, महीदेव, भूदेव और विप्र। बहेलिया का शिकारी, अहेरी, आखेटक और व्याध। अगला जो हमारा है 9वां, वो दिया गया भोरा। भोरा की बात करें तो इसका जो सबसे पहला जो पर्यायवाची आता है वो आता है मधुकर। क्या आता है? मधुकर, जो हमें काफी अच्छे से याद होता है। एक हमें भ्रमर भी याद होता है। क्या होता है? भ्रमर। एक हमें भृंग याद होता है, भृंग। एक हमें मधुप। ये जो हमें जनरली याद करते हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। एक इसको भौरा ऐसे भी लिखा जाता है। भोरा का क्या होता है? भौरा ऐसे भी लिखा जाता है। और भी हो सकते हैं इनके, जैसे इनको एक बोलते हैं मिलिंद। ये भी काफी बार आता है एग्जाम में, मिलिंद। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कई बार है ऐसे लिख देते हैं कि जैसे आप भ्रमर के देखिए तो ये तो हमें पता होता है, मधुकर भी पता होता है, जैसे मिलिंद आ गया, भृंग आ गया, मधुप आ गया, तो ये हमें पता होगा तभी हमें इनके पर्यायवाची लिख पाएंगे। तो भौरा के मधुकर, भ्रमर, भृंग, मधुप, भौरा और मिलिंद। अगला है मरकट। अगला है मरकट। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती ना कि बंदर के पर्यायवाची लिखो तो आप फटाक से लिख देते बंदर के। लेकिन यहाँ पे मैंने पर्यायवाची का पर्यायवाची दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? मरकट यानी बंदर। तो पर्यायवाची सबसे पहला बंदर हो गया। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वानर भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हरी बोलते हैं। और इन्हीं का और क्या आता है? कपी आता है। और इनको क्या बोलते हैं? शाखा मृग बोलते हैं। शाखा मृग, शाखा मृग। इसीलिए मैं आपको ऐसे जो एग्जाम्पल है वो लिखती हूँ ताकि आपको इनके जो पर्यायवाची के अंदर पर्यायवाची आते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मरकट क्या हो गया? बंदर हो गया, वानर, हरी, कपी, शाखा मृग। भौरा का मधुकर, भ्रमर, भृंग, मधुप, भौरा और मिलिंद। पहेलिया, शिकारी, अहेरी, आकेटक और व्याध। तो हमने ये जो 10 के 10 है अच्छे से यही के यही याद कर ली है पर्यायवाची। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें क्या? जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है जो सबसे आगे रहे। क्या है? जो सबसे आगे रहे वो क्या होता है? अग्रणी। वो क्या होता है? अग्रणी। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है जो कभी नष्ट न होने वाला हो। तो वो क्या होता है? जो नष्ट हो जाए वो विनाशी होता है, जो न हो वो क्या होता है? अविनाशी। वो क्या होता है? अविनाशी। जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके तो वो क्या होता है? लभ्य। अब किसी को प्राप्त कर ले वो तो हो गया लभ्य, जिसे न किया जा सके वो क्या हो जाएगा? अलभ्य। जिसका उपचार संभव न हो तो वो हो जाएगा असाध्य। जिसका उपचार संभव न हो, असाध्य। जो सर्वप्रथम गणना के योग्य हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अग्रगण्य। अगर यानी सबसे पहले, और गण्य यानी गणना योग्य, तो अग्रगण्य। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो वो होता है अनार्य। वो क्या होता है? अनार्य। इसके बाद दिया हुआ है जो कभी मरे नहीं, तो वो हम सभी को पता है वो क्या होता है? अमर। वो क्या होता है? अमर। उसके बाद हमें दिया गया है जो पीने योग्य न हो। जो पीने योग्य न हो, पीने योग्य होता है वो क्या होता है? पेय होता है। ठीक है। और जो पीने योग्य नहीं होगा तो अपेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेय। जिस पर हमला किया गया हो वो होता है आक्रांत। आक्रांत। और जिसके द्वारा किया गया वो क्या होता है? आक्रांता। अब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि बाहरी आक्रांता थे, तो यानी जो हमला करते थे। जिस पर किया गया है वो हो गया आक्रांत, जिसने किया है वो हो गया आक्रांता। जिसका दूसरे से संबंध न हो वो होता है अनन्य। अनन्य। जिसका दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका ताकि यही हम याद कर लें। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अविनाशी। जिसको कभी प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। जिसका उपचार संभव न हो, असाध्य।
जो सर्वप्रथम गणना योग्य हो अग्रगण्य, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो अनार्य, जो कभी मरे नहीं अमर, जो पीने योग्य न हो अपेय, जिस पर हमला किया गया हो अक्रांत और जिसको दूसरे से संबंध न हो अनन्य। आगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है विलोम शब्द का, कि इन शब्दों के विलोम में लिखिए। अगर विलोम की बात आई, सबसे पहले है जाति। जाति का विलोम क्या होता है? विजाति होता है। जाति का क्या होता है? विजाति। अगला शब्द दिया गया तामसिक। अगला क्या दिया गया? तामसिक। और इसका जो विलोम होता है वो होता है सात्विक। इसका क्या हो जाएगा? सात्विक। सात्विक। आगे हम बढ़े, अगला में दिया गया त्यागी। और त्यागी का क्या हो जाएगा? लोभी हो जाएगा। लोभी और त्यागी। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस। दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी। निर्दयी। और दुराचारी का क्या हो जाएगा? सदाचारी। दुराचारी का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचारी। 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 न्याय का क्या हो जाएगा? न्याय का हो जाएगा अन्याय। निर्दोष का विलोम हो जाएगा सदोष। अच्छे अच्छे हैं इनमें से, लगभग तो आपको याद ही होंगे, नहीं याद होंगे वो अभी के अभी हम याद कर लेंगे। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, या फिर इसी का अनैसर्गिक भी अपने बोल देते हैं, तो आप अनैसर्गिक भी लिख सकते हो। अनैसर्गिक। अगला और जो लास्ट में दिया गया वो क्या है? नख का क्या होगा? सिख। नख का क्या होगा? सिख। तो हम एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें यही का यही याद हो जाए। जाति का विजाति, तामसिक का सात्विक, त्यागी का लोभी, और तरल का ठोस, दयालु निर्दयी, दुराचारी सदाचारी, न्याय अन्याय। अगला है निर्दोष सदोष, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम, नख का सिक। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पांचवा, और वह है इन प्रत्ययों के सहयोग से दो दो शब्द बनाइए। हमने पीछे 4 से 5 टेस्टों में अच्छे से प्रत्यय की है वो क्या की थी? प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने हमें एक जो शब्द दिया होता था उसका जो मूल प्रत्यय है वो अलग करना। ठीक है, यानी मूल शब्द, वो मूल शब्द अलग करना, फिर प्रत्यय अलग करना। उससे हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हुई थी। उसी प्रैक्टिस में अब हमें क्या करना है कि एक तो आहट प्रत्यय दिया गया है, एक ईयल प्रत्यय दिया गया है, इससे दो दो शब्द बनानी है। और ये दोनों ही मैंने उसी इसी प्रैक्टिस में काफी बार आपको ये करवाए हैं, 3 से 4 शायद एग्जाम्पल करवाए होंगे, पहले भी करवाए हैं। तो हमें इनकी बात करें तो सबसे पहला दिया गया है आहट। आहट से शब्द बनने वाला होता है एक तो घबराहट। सबसे पहले जो हमें होती है पेपर को देखे, घबराहट। ठीक है। अगला है जगमगाहट। जगमगाहट। तो ये हमारे आहट शब्द से बनने वाले, आहट प्रत्यय से बनने वाले दो प्रत्यय दो शब्द हमने लिख दिए। अगला है ईयल प्रत्यय। तो ईयल का होता है कि ये तो बिल्कुल मरियल सा है, पता नहीं खाता पीता है कि नहीं। और दूसरा हो जाएगा अड़ियल, कि बड़ा अड़ियल इंसान है ये तो, अड़ियल। तो अपने ईयल शब्द से दोनों शब्द बना दिए, घबराहट, जगमगाहट, मरियल और अड़ियल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट सी पर। तो पार्ट सी की बात करें तो हमने सबसे पहला जो आपको विषय दिया था आज का वो था सोशल मीडिया का दुरुपयोग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि किस प्रकार है वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी आप को कोई विषय दिया जाता है, इसका किसका, निबंध का, या फिर आपको भाव विस्तार दिया जाता है कि किसी कथन का भाव विस्तार कीजिए। भाव विस्तार और निबंध में एक चीज थोड़ी सी सेम सेम है, वो क्या कि जब कभी भी, क्यों, क्योंकि आपको जो विषय दिया जाता है वो एक कथन या एक लाइन दी जाती है। ठीक है। सबसे पहले अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई किसी लेखक की लिखी हुई कोई कविता है, या फिर उसका कोई दोहा है, या किसी वैज्ञानिक की या फिर किसी महान व्यक्ति की लिखी गई लाइन है, तो वो आप पहले एक लाइन लिख दो। ठीक है। उसके बाद जो हमें उस लाइन को थोड़ी सी डिफाइन कर दो, या फिर जो हमको जो लाइन दी गई यानी कोई जो विषय दिया गया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। तो चलिए हम ये जो विषय दिया गया है सोशल मीडिया का दुरुपयोग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां स्टार्ट करते हैं। गिरा हुआ हूं मैं हर तरफ से, आईने में हवा की दहशत है। किसी शायर के ये भाव आज सोशल मीडिया से उत्पन्न डर,
समस्याओं, दहशत आदि को बखूबी बयां करते हैं। बिल्कुल सही बात है। परंतु ये विडंबना है कि जिस सोशल मीडिया का उद्देश्य सकारात्मक रूप से विचारों का सहज हस्तांतरण था, वह आज डर, समस्या, आंतरिक असुरक्षा, अभद्र टिप्पणियों का मंच बनकर रह गया है। आपको मैं जो ये आज का आपका निबंध है, ये मैं आपको 2 से 3 या हो सकता है 3 से 4 पेज का करवाऊँगी। तो ये नहीं है कि आपको इतना का इतना ही लिखना है। वहाँ पर अगर आपको 200 शब्दों का निबंध आए तो 200 शब्द लिखने हैं, 300 का है 300, 250 का है तो 250। ये इतना प्रोवाइड करवाने का वही है कि हमारा सिलेबस है, वो सागर सा होता है। पूरा कर पाते हैं हम कितना? बाल्टी सा। याद रहता है अपने को कितना सा? एक जग सा। और अपन लिख पाते हैं एक गिलास सा। वही बात है कि अपन को अच्छे से समझना है। जरूरी नहीं है कि इस चीज की इसमें जो हमें कंटेंट मिले वो इसी में लिखना होता है। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और आ जाए, आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ और हमें निबंध आ जाए, तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि आज जो सोशल मीडिया है वो भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां बना हुआ है। ठीक है। तो हमें इससे कंटेंट इकट्ठा करना है। हमें ये देखना है कि हम क्या क्या लिख सकते हैं एक निबंध में, किस प्रकार हम रिलेट करके लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आज का ये सबसे बड़ा आपको निबंध दिया है। तो चलिए, जैसे सबसे पहले बोल दिया कि किसी शायर के भाव आज सोशल मीडिया से उत्पन्न डर, समस्याओं, दहशत आदि को बखूबी बयां करते हैं। परंतु यह विडंबना है कि जिस सोशल मीडिया का उद्देश्य सकारात्मक रूप से विचारों का सहज हस्ताक्षर था, वही आज डर, समस्या, अभद्र टिप्पणियां का मंच बन गया है। सोशल मीडिया का जन्म विभिन्न व्यक्तियों, समाजों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था, जहां लोग भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर विचारों का सहज आदान प्रदान कर सके। दिन प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में हमें कोई न कोई ऐसी घटना जरूर दिख जाती है जिसमें सोशल मीडिया के संजाल का प्रयोग कर आंतरिक सुरक्षा, बंधुत्व, भ्रातृत्व को भेदा गया हो। यानी कि हमने सोचा क्या था कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि जिससे अपने जैसे कोई दूसरे देश में रह रहा है वो अपने विचार रख रहा है, अपना अपने यहाँ क्या चल रहा है वो वहां पता चल रहा है। तो इससे ये था कि हमें उन चीजों को सीखने को कुछ मिल रहा था, लेकिन आज है वो कुछ और ही बन गया सोशल मीडिया। ज्यों-ज्यों सूचना प्रौद्योगिकी हमारे निजी व कामकाजी जीवन तथा संचार का हिस्सा बनती जा रही है और कंप्यूटरीकरण तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी सरकारी कामकाजी तंत्र की अनिवार्यता बन रही है, त्यों-त्यों इंटरनेट के जरिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। आज अगर हम देखें, एक चीज आप देखना कि पहले जो अपने सरकारी कामकाज होते थे या फिर सरकारी कोई भी ऑफिस होता था किसी भी विभाग का, सारे काम है वो पेपर पे होते थे। कोई भी काम था, सैलरी बनना होता था पेपर पे होते थे, कोई बिल तैयार करना होता था पेपर पे होते थे, कोई भी काम होता वो पेपर पे भी होता था। और अब जो अगर 2023 की बात करें, पिछले कुछ दिनों की 2023 की बात करें, तो अब क्या आ गया है? ई फाइलिंग आ गया है। क्या आ गया है? ई फाइलिंग आ गया है। और ई फाइलिंग में होता क्या है कि जो जो एम्प्लॉयर होता है, यानी जो कार्यालय का एज ए क्या बोले कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, तो उससे उसकी जो आपकी एसएसओ आईडी होती है, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। एसएसओ आईडी होती है तो उसी से ई सिग्नेचर होने लग गया है। अब कोई भी ऑफिस ऑर्डर तैयार करना हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, ऑफिस ऑर्डर, आपकी कोई भी विज्ञप्ति तैयार करनी हो, कोई भी आपका ई टेंडर तैयार करना हो, निविदा तैयार करनी हो, कोई भी कार्यालय आदेश, सर्कुलर, परिपत्र कुछ भी तैयार करना हो, तो उसमें क्या होता है कि आजकल कोई भी सैंक्शन निकालनी हो तो ई फाइलिंग होती है। यानी हमारी जो एसएसओ होती है, आज तक जैसे हम स्टूडेंट है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एसएसओ किस काम के लिए लेते हैं? ओनली हम क्या लेते हैं? फॉर्म भरने के लिए लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए लेते हैं, लेकिन यही एसएसओ बाद में आपकी क्या हो जाएगी? आपका एक एज ए आप मान के चलिए अलमीरा बन जाएगी, जिसमें आपकी ऑफिस की सारी फाइलें रहेंगी। कोई भी लेटर तैयार करना होगा उसमें आप डालिए, अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजिए, वो साइन करके वापस भेज देगा आपको। तो यही बात है कि जो आज का मैं एक छोटी सी चीज बताइए कि जो सारी सरकारी कामकाज है, वो तंत्र है, वो कंप्यूटरीकरण हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उससे जुड़ती जा रही है, सारे काम है ऑनलाइन होते जा रही है। अब तो ये सोच रहे हैं कि कोई भी काम है वो फाइल में, यानी फिजिकल जो फाइल होती है वो तो बनानी ना पड़े, सारा काम कंप्यूटर पे हो जाए। तो और आगे आगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए इसमें बोला गया। आगे देखें, त्यों-त्यों इंटरनेट के ज़रिए आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पर उपस्थित हर सामान्य एवं महत्वपूर्ण कंप्यूटर एक समान संचार तंत्र से जुड़ा हुआ है और यही उसकी स्थिति को संवेदनशील बना देता है।
साइबर माध्यमों से विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया से अब सुसंगठित और संस्थागत रूप ले लिया है। कई आतंकवादी संगठन और दुष्ट राष्ट्र साइबर हमले करने की क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। साइबर क्राइम आज एक गंभीर चुनौती बन गया है। साइबर टेररिज्म, इंटरनेट आधारित आतंकवादी गतिविधियों और साइबर वार के खतरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए हो रही आईएसआईएस की भर्तियों, मुंबई के हमलों और चीनी हैकरों की हरकतों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के प्रति साइबर चुनौतियां कितनी गंभीर है। आजकल विध्वंसक तत्व इंटरनेट का प्रयोग कई रूपों में करने लगे हैं। अब कुछ एक हम इसमें रूप बता देंगे किस रूपों में करने लगे हैं। चूंकि इंटरनेट विश्वव्यापी है और उस पर अपनी पहचान छिपाना मुश्किल नहीं है। सही बात है, आप यही देख लीजिए, किसी की इंस्टा आईडी है, ठीक है, वो ही अगर कोई लड़की की है तो वो कोई कुछ और लिख देगी, आगे क्यूट लगा देगी, कुछ और लगा देगी, ठीक है। लड़के की है तो वो कोई जैसे सीधा ही लिख देगा, ऐसे बॉय, एंग्री बॉय, जाट बॉय, कुछ भी लिख देगा। तो अपनी पहचान छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अपन अपनी पहचान छुपाकर भी कुछ भी अपन उसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए किसी भी आपराधिक नेटवर्क के लिए आंतरिक संदेशों के आदान प्रदान का सबसे अनुकूल माध्यम है ईमेल और चैट जैसे इंटरनेट के पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ आपराधिक तत्वों ने अब कई आधुनिकतम सेवाओं, तकनीकों और युक्तियों के जरिए संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोग अपनी कोई पहचान छोड़े बिना वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए दुनिया भर में टेलीफोन कॉल करते हैं और ट्विटर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग सेवाओं का प्रयोग कर एक दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। अब ये जो अपन ने बीच में लिख रहे हैं ना, जैसे ईमेल और चैट जैसे इंटरनेट के माध्यम बता दिए, एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का बता दिया, तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ये बंदा है, ये सब चीज से जुड़ा हुआ है, इसको नॉलेज है इस चीज का। सुरक्षा अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि साइबर अपराधी और आतंकवादी तत्व अपने संदेशों को भेजने के लिए बाकायदा आधुनिकतम कूटलेखन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ पाना दूसरों के लिए लगभग असंभव है। इन तत्वों के लिए इंटरनेट का दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग अपनी गतिविधियों को प्रचारित करना है। कहा जाता है कि प्रचार आतंकवाद की प्राणवायु है और इंटरनेट ने इनके लिए मीडिया तक अपनी बातों को पहुंचाना और प्रचार करना बहुत आसान कर दिया है। अब इसमें हमने क्या है कि इंटरनेट से मीडिया को जोड़ा है। अब सोशल मीडिया किससे चलता है? इंटरनेट से ही चलता है ना। ऐसे लोग इंटरनेट का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। कई आतंककारी संगठनों की तो अपनी वेबसाइटें भी बन चुकी हैं, जिन पर वे अपने वीडियो और आतंकवादी सामग्री डालती है। वैसे ये सभी गतिविधियां हैं हमें परोक्ष रूप से भी प्रभावित करती है, लेकिन अब तो इंटरनेट माध्यमों का प्रयोग प्रत्यक्ष हमलों को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल दे देंगे, जैसा मुंबई हमले में देखा गया है। लेकिन इन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं साइबर टेररिज्म या इंटरनेट आधारित आतंकवाद, जो सूचना विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता है। दुनिया के किसी भी कोने में अनजान स्थान पर बैठा अपराधी या आतंकवादी वहीं से किसी देश के विरुद्ध आतंकवादी हमला कर सकता है। साथ ही इसमें न तो पकड़े जाने की आशंका है और न ही मारे जाने का खतरा। अब कहीं दूसरे देश में बैठा है, कुछ भी हैकिंग कर रहा है, तो उसको कहाँ पकड़े जाने का खतरा होगा। कच्चे माल के तौर पर अगर जरूरत है तो महज एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक शातिर दिमाग की। अपनी तमाम उपयोगिताओं के बावजूद सोशल मीडिया में कुछ कमजोरियां भी है जो सामाजिक तनाव और अशांति पैदा कर सकती है। कि ये चीज तो है ही है, इसके अलावा भी और बहुत सारे इसकी कमजोरियां हैं। क्या? कोई व्यक्ति इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पंथ, धर्म, दल या समाज के प्रति नफरत फैलाने और संदेह पैदा करने के लिए कर सकता है। कई कई चीजें होती है वो कर ही रहे हैं। कोई भी गलत टिप्पणी एक व्यक्ति से होते हुए दूसरे, चौथे, आठवें और हजारवें व्यक्ति तक पहुंच सकती है। आप एक छोटी सी चीज देख लो, अगर वो वायरल होती है, अब कोई चीज मेरे पास आई, मैंने किसी दो जनों को भेजी, उन दो ने चार जनों को भेजी, उन चार ने कितने आगे और जनों को भेज दी, तो वो वायरल होते हुए टाइम नहीं लगता। कोई भी गलत हरकत हजारों लाखों लोगों के मन में उन्माद का बीज पैदा कर सकती है। आभासी दुनिया में उत्पन्न हुए इस उन्माद की प्रतिक्रिया वास्तविक दुनिया में घटित होती है, जिससे निपटना सरकार के लिए एक चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार इंटरनेट आधारित सेवाओं का नियमन करती है ताकि कोई आभासी झूठ वास्तविक नुकसान का कारण न बन जाए। अब आप एक चीज देखो, कहीं दूर हम जाएं क्यों? अब
पीछे संडे को एग्जाम हुआ था एक, उसके लिए क्या जहां जहां भी जो मतलब जिला हेडक्वार्टर थे वहां पे नेट है वो बंद किया गया था। क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था क्योंकि इंटरनेट से भी आजकल क्या हो रहा है, जैसे अपने यहाँ ये भी देखें कि पेपर आउट होना, ठीक है, पेपर में नकल गिरोह का और ज्यादा मतलब अग्रेसिव होना और ज्यादा सक्रिय होना, ये सब किससे हो रही है? एक तो पीछे 2000 आपके 22 या 21 की बात है, पता नहीं 21 या 22 के लगभग की बात है, आपके सेंटर का एग्जाम था किसका? एसएससी का, ठीक है। तो उसमें व्यक्ति बैठा था हरियाणा, सेंटर था राजस्थान में, सेंटर था राजस्थान में, और हरियाणा में बैठा बैठा उस बच्चे का वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा था? पेपर कर रहा था। वो तो सिर्फ उस पीसी के सामने है, पीसी के सामने बिल्कुल बैठा हुआ था, और उसका पेपर कौन कर रहा था? हरियाणा में बैठा व्यक्ति। तो वो किससे हो रहा है? इसी से तो हो रहा है। अब ये आतंकवादी हो गया, अब ये आतंकवाद में है कि वो लोग आतंकवादी गिरोह है वो उसमें इसका क्या करे? दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो आम जन है वो इस प्रकार कर रहे हैं। हो तो ये इंटरनेट से ही हो रहा है ना सब कुछ। आगे देखें, हालांकि इस तरह के कदमों का जमकर विरोध होता है और उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खिलाफ भी माना जाता है। झूठे तथ्यों और फर्जी घटनाओं के प्रचार का माध्यम बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत और हिंसक इरादों से भीड़ को इकट्ठा करने तथा उकसाने के लिए भी किया जाने लगा है। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी इतनी एडिटिंग चल चुकी है कि अगर कोई सही चीज भी है उसको भी तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया जाता है? उसको भी गलत दिखा दिया जाता है, और उससे फिर क्या आते हैं? नेगेटिव कमेंट आते हैं कि हाँ उसने ऐसा कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली वो चीज क्या थी किसी को नहीं पता। भारत ही नहीं दुनिया भर की सरकारों के लिए सोशल मीडिया आधारित अराजकता एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बनती जा रही है। भारत अपनी विविधता के कारण इस तरह के हमलों के लिए एक मुफीद जगह बनकर उभरा है। भारत विभिन्न धर्म, जाति, विचार, नस्लों का संगम है तथा सभी को अपने विचारों के प्रसार की पूरी आजादी है। अब जो मैं आपको ये कंटेंट दे रही हूँ तो इससे आपको पढ़ना है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ना। 2 से 3 बार पढ़ोगे आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको समझ में। अब एक बार तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हर चीजें बीच बीच में समझा भी रही हूँ। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, लेकिन आप ये पढ़ोगे तो इससे आपके पास कंटेंट काफी ज्यादा होगा। और एक ये बात भी है कि इससे आपको ये होगा कि आपको शब्दकोश है वो बनेगा आपका, कि हाँ किस चीज को हम क्या क्या मतलब लिख सकते हैं अपने शब्दों में। आगे देखें, अतः यहाँ छोटी छोटी घटनाओं को गलत तरह से प्रस्तुत कर सामाजिक वातावरण को दूषित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में देखें तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग का खामियाजा उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को भी झेलना पड़ा। फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे माध्यमों पर ऐसी अफवाहें फैलाई गई और ऐसी धमकियां दी गई कि उत्तर पूर्व के लोग भारत के कोने कोने से अपने मूल राज्यों में लौटने पर मजबूर हो गए। दहशत का ऐसा माहौल बना कि सरकारों के बार बार आश्वस्त किए जाने पर भी उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग यकीन नहीं कर पाए कि वे दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत में सुरक्षित रह पाएंगे। इस चीज से सभी वाकिफ है। संदेह का यह माहौल कई महीनों तक चला, अतः सरकार को चाहिए कि इस सूचना के विस्फोट को सही तरीके से नियमन कर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें। दूरसंचार के आधुनिक तौर तरीकों और इंटरनेट के आगमन से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों और हथगोलों की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि सूचना तंत्र की भी लड़ाई है। इंटरनेट आधारित नई नई सुविधाओं, सूचनाओं के विस्फोट ने आतंकवादियों को वह शक्ति दे दी है जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं थी। मुंबई के आतंकवादी हमलों के दौरान जब पूरी दुनिया सांस रोक के टेलीविजन के जरिए आतंकवादियों के कारनामों पर नजर लगाए हुए थी, ठीक उसी समय ताज और ट्राइडेंट होटलों तथा नरीमन हाउस में घुसे आतंकवादी विश्व भर में फैले डर, आशंका और नफरत को देखकर आनंदित हो रहे थे। अब देखिए वही चीजें हैं कि जहां पर वो मुंबई में हमले हो रहे थे उसको देखकर लोग कितने आतंकित थे, वो कितने डरे हुए थे। और वही जो इंटरनेट था, वही जो सोशल मीडिया था, वही जो संचार की तकनीक थी, उससे लोग उसको देख के डर रहे थे, और उसी का यूज करके आतंकवादी उसको देखकर है वो क्या हो रहे थे? आनंदित हो रहे थे। चीजें दोनों दोनों एक ही थी, लेकिन उस चीज से कोई डर रहा था और कोई है वो खुश हो रहा था। आगे देखें, होटलों के केबल कनेक्शन काट दिए जाने के बाद भी वे अपने अपने स्मार्टफोनों के जरिए बाहरी दुनिया से लगातार जुड़े हुए थे। वे न सिर्फ सैटेलाइट फोन के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नियंताओं से लगातार निर्देश ले रहे थे, बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों और संवेदनशील सूचनाओं से भी अवगत हो रहे थे।
आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में कई नई चुनौतियां यह है कि आज का आतंकवादी आधुनिकतम तकनीक से परिचित है और अपना मिशन पूरा करने के लिए मोबाइल फोन, जीपीएस युक्त गैजेट्स, ईमेल तथा इंटरनेट जैसे साधनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर सामान्य सुरक्षा कर्मियों का तकनीकी ज्ञान सीमित है। एक चीज देखना आप, अपने जो सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती है उसमें जो पहले के जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनको कंप्यूटर का बहुत कम नॉलेज है। बहुत क्या, बहुत ज्यादा कम है। मतलब 100 में से 40 से या 30 बंदे ऐसे मिलेंगे, 30-40 बंदे ऐसे मिलेंगे जो आज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। बाकी के जो आपके 60 या 70 जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, वो आपके आज भी पेपरलेस नहीं हुए हैं, वो आज भी पेपर पर काम में करते हैं। ज्यादातर आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा और हमलों की धमकियां ईमेल के जरिए मिलती रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां टेलीफोन से की जाने वाली कॉलों की पुख्ता जांच पड़ताल संभव है, वहीं ईमेल भेजने वाले का पता लगाना बेहद मुश्किल है। खास तौर पर तय जब ईमेल भेजने के लिए किसी अन्य के ईमेल खाते और इंटरनेट कनेक्शन को हैक कर लिया गया हो, अब तो ये तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है हैक करने पर। अब तो आतंकवादी रिमेलर सेवाओं के जरिए भी संदेश भेजने लगे हैं जो श्रृंखलाबद्ध ढंग से अनेक इंटरनेट ठिकानों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आम ईमेल खातों में जहां प्रेषक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस का पता लगाना संभव है, वहीं इस तरह की आधुनिकतम सेवाओं में उसकी पहचान या स्थान गुमनाम बना रहता है। इसी गुमनामी भरे खतरे को शब्द देती किसी शायर की ये पंक्तियां बहुत प्रासंगिक हैं। पाते हैं जिनको हम आरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, कभी कभी वे सुरक्षित। देखो ना आहट मिलते ही दुबक गया अपने कवच में वह घाघ। तो ये कुछ लाइन है जो किसी शायर की है, वो इस क्या है, इस खतरे को बता रही है। इंटरनेट के जरिए युवकों को बहलाने, फुसलाने और आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार करने का सिलसिला कोई नया नहीं है। या फिर एक हम एग्जांपल देंगे। मिसाल के तौर पर सितंबर 2023 में 2003 में इंटरनेट पर एक चैट रूम में रिडेम्पशन इज क्लोज नामक व्यक्ति के इस पोस्ट को देखा जा सकता है। भाइयों, मैं जिहाद के लिए इराक कैसे जा सकता हूँ? क्या वहां पर फौजी शिविर है और क्या कोई उन्हें नियंत्रित करता है? अगला, 4 दिन बाद मर्सिलेस टेररिस्ट नामक एक व्यक्ति ने इसका जवाब पोस्ट किया। प्रिय भाई, रास्ता खुला है, वहां कई समूह है, जाओ और जो भी तुम्हें भरोसेमंद लगे उसमें शामिल हो जाओ। वह इराक की भूमि का रक्षक होगा। अल्लाह के फजल से एक दिन तुम मुजाहिदीन बन जाओगे। रिडेम्पशन इज क्लोज ने इराक जाकर जिहाद में शामिल होने के लिए स्टिक सूचना देने पर जोर दिया तो मर्सिलेस टेररिस्ट ने उसे एक आतंकवादी वीडियो भेजा और पेल टॉक नामक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए दूसरों की नजर में आए बिना इंटरनेट आधारित वार्तालाप संभव है। अब यहाँ पे जो हमने इस सॉफ्टवेयर का नाम बताया, उनका जो रिडेम्पशन इज क्लोज नामक व्यक्ति था उसका नाम बताया, वही मर्सिलेस टेररिस्ट का नाम बताया। तो इससे एग्जामिनर पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह आतंकवादी संगठन अपने तौर तरीके बदल चुका है। जो हमने सबसे ऊपर लिखा था ना कि आंतरिक सुरक्षा, तो अब ये आंतरिक सुरक्षा वाला हमने इसमें एक एग्जांपल दे दिया कि किस प्रकार सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, चुनौतियां बना हुआ है। वो चीज, प्रशासनिक नियंत्रण या निगरानी का अभाव, अपनी पहचान प्रकट न करने की आजादी और दुनिया भर में फैले करोड़ों लोगों तक पहुंचने की क्षमता ने इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से लेकर लश्कर तैयबा तथा नक्सलियों तक को इंटरनेट की ओर आकर्षित किया है। ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठन अपने प्रचार प्रसार के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने में महारत हासिल कर चुके हैं। आतंकवादी हमलों, भाषणों और प्रशिक्षण से जुड़े ऑनलाइन वायरल वीडियोज इंटरनेट पर खूब प्रचलित हुए हैं। इनमें कई पश्चिमी बंधकों के सिर काटे जाने के वीडियो शामिल है। ऐसे वीडियो भी उपलब्ध है जिनमें आत्मघाती हमलों में मारे गए आतंकवादियों को जन्नत में ऐशो आराम करते दिखाया गया। अब ऐसी चीजें भी इसमें दिखाई जाती हैं। अमेरिकी सुरक्षा के विशेषज्ञों के अनुसार आज इंटरनेट पर आंतरिक संगठनों से जुड़ी हजारों वेबसाइट मौजूद है। इनमें खबरों, विश्लेषणों, लेखों, साक्षात्कारों, वीडियो, चित्रों की भरमार है। इनमें दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान, इराक, कश्मीर, फिलिस्तीन आदि स्थानों पर जिहादियों की जीत बहुत करीब है। इस्लामिक स्टेट ने अपनी भावी खिलाफत यानी खलीफा के दिन साम्राज्य का जो नक्शा जारी किया है, उसमें भारत सहित आधी दुनिया को उसके अधीन बताया गया है।
अतः सरकार को सोशल मीडिया के प्रयोग को रचनात्मक निर्माणकारी गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा। अब ये हम यहाँ पर हमने क्या लिखा है, निष्कर्ष लिखा है। बीच वाली चीजें आपको जितनी याद हो, जितना आपको समझ में आए, वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये मस्ट है कि आपको ये चीजें वहां पे जरूर लिखनी है। अतः सरकार को सोशल मीडिया के प्रयोग को रचनात्मक निर्माणकारी गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर सूचना के विस्फोट का सही तरीके से नियमन हो तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्षों को सबल बनाकर सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाले डर पर विजय प्राप्त की जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए मस्ट है कि आप हर चीज, ये तो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड था, किसी भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट हो तो उसका हमें एक निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए। तो ये आज का हमारा क्या था, निबंध था। मैंने काफी अच्छे और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे अगले आंसर राइटिंग के लिए, जो कि अगले टेस्ट के लिए रहेगा। तो वो आपके लिए एक अवतरण दिया गया है, यानी एक गद्यांश दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका एक उचित शीर्षक देना है और उसका संक्षिप्तीकरण करना है 1/3 शब्दों में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर राइटिंग करना। इसकी हम बात करेंगे अगले टेस्ट में। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।